चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस देख रहे थे ना, कि जिनके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के सम्स किए और आज क्वेश्चन नंबर 12 से हमें देखना है। और देखो कि इसमें हम लोग देख रहे थे सब मिक्स क्वेश्चन, पहले के भी सभी एक्सरसाइज की मेथड मिक्स थी, इसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो भी सब मिक्स था। सही बात है ना। तो अब उनके हिसाब से ही जो है वो हमें ये सम करने हैं ना, कि जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग समझे। इनमें दिया हुआ है अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू तानिया, कथन एंड कीर्ति टू सॉल्व। एक मैथ्स की प्रॉब्लम तीनों को दी गई सॉल्व करने के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम सॉल्विंग द प्रॉब्लम करेक्टली आर 2/3, 3/4 एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली। तीनों की प्रोबेबिलिटी है कि अगर तानिया वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। कथन सॉल्व कर पाता है वो 3/4 एंड कीर्ति सॉल्व कर पाती है वो 1/2 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। सॉल्व हो जानी चाहिए मतलब कोई भी सॉल्व करे ना, भले वो तानिया सॉल्व करे, कथन सॉल्व करे या कीर्ति सॉल्व करे, कोई भी सॉल्व करे, या हो सकता है भले तीनों सॉल्व करे या तीन में से कोई दो सॉल्व करे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। बराबर। तो इसका मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, समझना बेटा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कहलाती है प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। है कि नहीं? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, कि कोई भी एक भी सॉल्व करे, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। कि भले एक सॉल्व करे, या हो सकता है कोई दो सॉल्व करे, या भले तीनों सॉल्व करे, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जानी चाहिए ना। तो एटलीस्ट, और एटलीस्ट मतलब हम लोग क्या कहते हैं पता है? हम लोग जो है वो एटलीस्ट मतलब यूनियन कहते हैं। यहाँ अगर तीन पर्सन है, तानिया, कथन और कीर्ति, तीनों को ए, बी और सी अगर हम लोग सपोज करें ना, तो हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। बराबर। फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी होती है ए यूनियन बी यूनियन सी। और पता है ए यूनियन बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है ना, तो उसके लिए एक फार्मूला आती थी, आगे के एक्सरसाइज में लिखवाई थी, एक लॉन्ग फार्मूला। ए यूनियन बी यूनियन सी की फार्मूला आती थी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन की ये फॉर्मूला आती थी ना। सही बात है ना। जिनमें से अगर देखो तो ए बी सी ये तीनों की वैल्यू है हमारे पास, तीनों सॉल्व कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है ना। मतलब तानिया को ए, कथन को बी, कीर्ति को सी वो सपोज कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर एक नोट ध्यान दो बेटा, अब पॉइंट एक ध्यान दो, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है। आगे जो है वो कुछ मेथड हमारी ऐसी थी कि जिसमें जब इंटरसेक्शन की वैल्यू ना हो तो हम लोग जो है वो ये इनकी वैल्यू लिखते ही नहीं थे, खाली इन तीनों का प्लस कर देते थे। वो तब होता था जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। याद है, एक नोट पहले लिखवाया था, जब वो एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो तब जो है ये इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं होती, तब जो है वो खाली तीनों का प्लस कर देते हैं हम लोग। याद है, ऐसा आगे था एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। यहाँ पर जो ये तीन इवेंट है ना, वो तीन इवेंट हमारे कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तीनों इवेंट कैसे कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब क्या? कि ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बराबर। भले यहाँ मेंशन नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, लेकिन तानिया, कथन और कीर्ति सॉल्व कर रहे हैं, तीनों अपने अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे ना। तीनों जो है वो एक दूसरे से कोई रिलेशन है, कोई रिलेटेड नहीं। और ऐसे जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो और उसमें कोई भी इंटरसेक्शन फाइंड करना हो ना, तो वो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हो जाता है ए मल्टीप्लाई बी, दोनों इवेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है तो हो जाता है पी ए मल्टीप्लाई पी बी।
अगर B इंटरसेक्शन C ढूंढना है तो हो जाता है PB मल्टीप्लाई C, या A में A मल्टीप्लाई C, या इंटरसेक्शन तीनों का तो तीनों का मल्टीप्लाई। बरोबर, ये एक आखिरी न्यू पॉइंट है, ये ध्यान देना। इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी हो वो मेंशन नहीं होगा, मेंशन नहीं होगा, हमें खुद समझना है। तीनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं मतलब वो इंडिपेंडेंट ही कहलाए। तब कभी इंटरसेक्शन अगर फाइंड करना हो फॉर्मूला के लिए तो ऐसे, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ऐसा मेंशन हो ना तो ही इंटरसेक्शन नहीं करना है, तो खाली तीनों का प्लस। बराबर, तो तीनों का प्लस, लेकिन एक्सक्लूसिव है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है तो ये सब हमें फाइंड करने होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हिसाब से। तो अब इस फार्मूला में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, उसके लिए ए यूनियन बी यूनियन सी ये पूरी फार्मूला यूज करनी है। तो उसके लिए पहले ये सब वैल्यू ढूंढनी होगी ना, ये सब वैल्यू फाइंड करनी होगी पहले। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करें, सबसे पहले मेंशन कर दें कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम सॉल्व बाय तानिया। अगर तानिया सॉल्व कर रही है उसे पी ए माने, और उसकी वैल्यू है 2/3, 2/3 ना, हाँ। फिर दूसरा इवेंट हम लोग बता दें कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम सॉल्व बाय कथन। कथन अगर वो सॉल्व कर रहा है उसे पी बी माने, जो दिया हुआ है 3/4। और तीसरा इवेंट प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम सॉल्व बाय कीर्ति। कीर्ति अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इवेंट सी माने, जो 1/2 दिया हुआ है। बराबर, उताल में लिखने में मेरी हैंडराइटिंग खराब होती जा रही है, पर आप लोग समझना ध्यान से। ये तीनों इवेंट दिए हुए हैं ना, ए बी सी। अब उसके ऊपर से ये सब हमें पहले ढूंढने हैं, फिर फॉर्मूला में रखे जाएंगे। जैसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर फाइंड किया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी मतलब पी ए मल्टीप्लाई पी बी। ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो पी ए उसका आंसर 2/3 मल्टीप्लाई पी बी में 3/4। अगर हम कट करें ना तो ये 3 कट, ये 2 जा, तो आंसर मिलेगा सिर्फ 1/2। ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा 1/2। फिर दूसरा ढूंढना है हमें बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो इसका मतलब उसमें वैल्यू रखेंगे पी बी मल्टीप्लाई पी सी। b मल्टीप्लाई सी, तो b की वैल्यू 3/4, c की वैल्यू 1/2। इसमें कुछ कट नहीं होगा तो ऊपर 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। तीसरी वैल्यू ढूंढनी है a इंटरसेक्शन c, जिसमें पी ए मल्टीप्लाई पी सी। a मल्टीप्लाई c, तो a की वैल्यू 2/3, c की वैल्यू 1/2। 2 2 कट तो बचेगा 1/3। बराबर, और आखिरी में ढूंढना है तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब उसमें पी ए मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई पी सी, तीनों का मल्टीप्लाई 2/3, 3/4, 1/2। जिसमें ये 3 कट, 2 कट, तो आंसर बचेगा 1/4। ये सब वैल्यू मिल गई ना हमें एक एक करके। अब फाइनल फॉर्मूला में रखे जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। कोई भी एक सॉल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी, तो फिर अब ये फॉर्मूला में वैल्यू रखी जाएगी ना, कि यहाँ पर अब वैल्यू रख दें फाइनल पी ए। तो पी ए की वैल्यू है ये 2/3 प्लस पी बी उसकी वैल्यू 3/4 प्लस पी सी वैल्यू 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी 1/2 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 3/8 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 1/3 एंड प्लस ए बी सी का इंटरसेक्शन 1/4। ऐसे आ गया ना ये। अब इसको सॉल्व करना है ना, कैसे भी सॉल्व करें। अगर आप जो सेम डिनोमिनेटर लेकर पहले अगर सॉल्व करो तो भी ठीक है, नहीं तो कंबाइन एलसीएम कर दो।
सबका एलसीएम ना, इन सब का जो है वो एलसीएम कर दें तो सॉल्व हो जाएगा ना। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? देखो इतने बड़े नंबर का एलसीएम कैसे करते हैं हम नॉर्मली, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। 8 की टेबल आप लोग बोला करो, 8 की टेबल, कि 8 की टेबल में जो नंबर सब में आता हो, जैसे 8 1 जा 8, लेकिन 8 सब में आता है? नहीं आता। 8 2 जा 16, 16 सब में आएगा? नहीं, 3 में नहीं आएगा। 8 3 जा 24, 24 सब में आएगा? हाँ आएगा, बराबर ना। मतलब 24 इसका एलसीएम हुआ। सबसे बड़ा नंबर उसे हम लोग करते जाएंगे ना मल्टीपल, तो वो एलसीएम मिलता है ना। 24 इसका एलसीएम, तो इसको 24 बनाना हो तो 8 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 6 से, इन्हें 12 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से, ये 8 से, और ये 6 से। 24 बनाना है ना सबको, तो जो नीचे लिखा वही ऊपर भी मल्टीप्लाई ना। 8 2 जा 16 अपॉन 24, प्लस ये 6 3 जा 18 अपॉन 24, प्लस 12 1 जा 12 अपॉन 24, माइनस 12 1 जा 12 अपॉन 24, माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 24, माइनस 8 1 जा 8 अपॉन 24, और प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 24। अब इनका प्लस माइनस, बराबर ना, आखिरी इनका प्लस माइनस, जिसमें देखो 12 अपॉन 24 तो सेम नंबर है, प्लस माइनस कट हो जाएंगे। इनमें अब सबका प्लस, नीचे 24 ही है, ऊपर प्लस 16 और 18 34, 34 माइनस 9 तो 25, 25 माइनस 8 तो बचेगा कितना? 17, 17 प्लस 6 23, तो आंसर मिल जाएगा 23 अपॉन 24। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए कोई भी एक से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 23 अपॉन 24, बरोबर। आ रहा है ना क्लियर? इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखना है इस फॉर्मूला में। अब जैसे 12 वाला देखा, उसके बाद 13 वाला, सेम क्वेश्चन इसी मेथड से करना है अब हमें। देखो अब जैसे 13 वाला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है पर्सन ए कैन हिट अ टारगेट इन 3 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स, वेयर पर्सन बी कैन हिट अ टारगेट इन 5 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट्स। If both of them attempt simultaneously, find the probability that the target is hit. यहाँ पर पर्सन ए और बी दोनों कोई टारगेट को हिट कर रहे हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी है। ए है 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5 मतलब 5 में से 3 बार उसका जो है वो क्या कह रहे हैं कि भाई टारगेट पे हिट हो रहा है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 5 ना। पर्सन बी के लिए भी है 5 आउट ऑफ 6, मतलब 5 अपॉन 6 उसका आंसर। यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द टारगेट इज हिट, टारगेट को लगना चाहिए बस, तो वो तो किसी से भी ना, कोई एक जो है वो टारगेट को हिट करे तो भी सही है, या फिर दोनों हिट करें तो भी सही है। तो इसमें भी एटलीस्ट की कंडीशन ना, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी ही मिलेगी ना जैसे पहले फाइंड किया कि प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक का भी अगर टारगेट पे लगे तो भी ठीक है, यही ढूंढना है ना। तो इसमें भी एटलीस्ट मतलब क्या? यूनियन ना, ए यूनियन बी, बरोबर के नहीं? ए यूनियन बी फाइंड करना है, और ए यूनियन बी की तो फॉर्मूला आती है आगे कि पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें ए और बी इवेंट दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन नहीं है ये ढूंढने के लिए। तो इंटरसेक्शन नहीं है तो क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करके ढूंढ लेंगे ना। ध्यान दो बेटा, जब मेंशन हो ना एग्जाम में, वहां एग्जाम में तो सब एक्सरसाइज मिक्स होगी ना, इसलिए बोल रहा हूं, जब मेंशन हो कि एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ही इंटरसेक्शन नहीं ढूंढना है, क्योंकि एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन नहीं आता। एक्सक्लूसिव वही कहता है ना जिसमें से कुछ कॉमन नहीं है। जब मेंशन हो कि एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये नहीं करना है, खाली दोनों का प्लस। लेकिन जब मेंशन ना हो तो हमें ये इंटरसेक्शन ढूंढना है मल्टीप्लाई करके, बराबर। यहाँ पे भी पर्सन ए और बी दोनों अलग अलग हिट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हुए ना इसमें, जिनकी प्रोबेबिलिटी पहले यहाँ पर लिख दें कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए कैन हिट द टारगेट, पर्सन ए टारगेट को हिट कर रहे हैं, वो पी ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स, तो 3 आउट ऑफ 5, 3 अपॉन 5। वैसे ही बी के लिए प्रोबेबिलिटी दैट
पर्सन बी कैन हिट द टारगेट, पर्सन बी कैन हिट द टारगेट, वो पी बी कहेंगे 5 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट, 5/6, और उसके ऊपर से पहले इंटरसेक्शन ढूंढना है ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में पी ए मल्टीप्लाई पी बी, ए मल्टीप्लाई बी तो ए पे 3/5 और बी पे 5/6, कट करें तो 5 कट, ये भी कट, 3 2s आंसर 1/2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ना, बराबर ना। अब ये यहाँ पर लिखे ना, अब नीचे ही लिखना, वो तो मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा था कि अब प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए 3/5 प्लस पी बी, तो पी बी की वैल्यू 5/6 माइनस इंटरसेक्शन फाइंड किया 1/2। इनके भी सॉल्यूशन के लिए एलसीएम ना, 5 6 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, मैंने आपको बताया ना बड़ा नंबर 6 है ना, उसकी टेबल बोलते जाओ, 6 12 18 24 30, जो नंबर सब में आता हो, जो पहला नंबर सब में सबसे डिवाइड होता हो, 30 एलसीएम होगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई 30 करने के लिए इसको 5 से और इसको 15 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6 से इसको मल्टीप्लाई करें तो वो 18, 6 3 18/30, 5 से करें तो 25/30, माइनस ये 15 से करें तो 15 1 15/30 है ना, 5 5 25। अब ये 30 हो गया तो ऊपर का प्लस माइनस, ऊपर का प्लस माइनस 25 माइनस 15 तो 10, 10 प्लस 18 28, 28/30। अब कट होता हो तो कट करेंगे, 2 2 से कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है, 2 14 और 2 15, 14/15, बराबर, ये मिल गया ना हमें फाइनल आंसर। समझ आ रही है बात? ये भी सेम वैसे ही नहीं जैसे 12th वाला किया, अब जैसे ये किया 13, अब वैसे ही 14 वाला क्वेश्चन समझे, इसे ध्यान से लिख लो, तो 14 वो थोड़ा सा लॉजिकल दिया हुआ है, समझना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, person A speak truth in 90% cases where a person B speak truth in 80% cases, find the probability that person A and B differ in stating the same fact। यहाँ दिया हुआ है कि पर्सन ए 90% ट्रूथ मतलब सच बोलता है, 90% वो सच बोलता है, पर्सन ए मतलब 10% झूठ बोलता होगा ना, और पर्सन बी 80% केसेस में वो सच बोलता है, मतलब 20% केसेस में वो झूठ बोलता होगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पर्सन ए एंड बी डिफर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, सेम फैक्ट, कोई एक ही बात में दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफर अलग अलग होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई एक ही बात के लिए अगर पर्सन ए सच बोलता है तो बी झूठ बोले, या तो फिर पर्सन ए अगर झूठ बोलता है तो बी सच बोले, ऐसे हो जाएगा ना, बराबर ना। मतलब इसमें अगर हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो कि प्रोबेबिलिटी, ये फाइनल है, कल भी हमने बताया था ऐसा कुछ भी हो तो पहले फाइनल क्या ढूंढना है वो माइंड में क्लियर कर देते हैं, तो फिर उसके हिसाब से स्टेप्स करने में समझ आएगा। प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए एंड बी डिफर इन सेम फैक्ट, दोनों जो है दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा कि अगर पर्सन ए स्पीक्स ट्रूथ, अगर वो सच बोलता है एंड, तो बी झूठ बोलेगा, एंड पर्सन बी स्पीक्स लाई, ऐसा ना, या तो फिर और पर्सन ए स्पीक्स लाई एंड पर्सन बी स्पीक्स ट्रूथ, ये कंडीशन आएगी ना, दोनों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, मतलब अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोले, या फिर ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोले। इसमें भी जैसे कल मैंने बताया था, इसको आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कर सकते हो, एडिशनल प्रोबेबिलिटी मतलब यूनियन इंटरसेक्शन वाली मेथड से, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कल हमने बताया था सिंपल मेथड, एंड और आ रहा है तो पहले जो ये 4 चीजें हैं वो चारों इवेंट पहले फाइंड कर लो, फाइंड कर लेना ये चारों इवेंट,
चारों इवेंट को भले ए बी सी डी नाम दे दो और उसके बाद एंड और एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, सिंपल सा वो इवेंट हो जाएंगे ना, बराबर ना। इसे भी इवेंट ए बी सी डी कह सकते हो, या फिर इसके लिए खाली स्पेशल इस सम के लिए ए बी सी डी कहो चारों को तो भी करेक्ट है, नहीं तो जैसे ए सच बोल रहा है और ए झूठ बोल रहा है, तो पता है ए सच बोल रहा है इवेंट ए झूठ बोल रहा है तो उसे ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कह सकते हैं ना, ए और ए डैश, बी और बी डैश कह सकते हैं ना। ऐसे चार इवेंट करो तो भी सही है, चारों को ए बी सी डी मान लो तो भी सही है, कैसे भी ये चार अलग अलग इवेंट ढूंढने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर मल्टीप्लाई और प्लस। और देखो इसमें तो प्रोबेबिलिटी का सीधा आंसर भी है कि ए सच बोल रहा है 90% केसेस, 90% मतलब सीधी प्रोबेबिलिटी है ना 0.90, 90% 90/100 तो 0.90 हो गया ना सीधा ही। मतलब इसमें ये चारों इवेंट तो आपको क्लियरली दिए हुए हैं, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए स्पीक्स ट्रूथ, ए सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए वो कितना हुआ है 90%, तो 0.90 हुआ ना, 0.90 ए सच बोल रहा है। तो वही अगर ए झूठ बोलता हो, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए स्पीक्स लाई, अगर वो झूठ बोलता हो तो वो ए डैश हुआ ना, ए डैश पता है ना 1 में से माइनस कर देते हैं इसको, तो ये 0.90 तो वो कितना हो जाएगा 0.10। सीधा भी हमें लॉजिक भी पता चलता है, 90% वो सच बोलता है तो बाकी 10% झूठ बोलेगा ना, ए डैश 0.10। वैसे ही उसके लिए भी कह सकते हैं, बी के लिए भी, कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बी स्पीक्स ट्रुथ, अगर वो सच बोल रहा है उसे पी बी कहें 0.80, वो 80% केस में सच बोलता है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बी स्पीक्स लाई, अगर वो झूठ बोल रहा है तो बी डैश कहें, वो 0.20 आएगा, बराबर ना। वो 0.20 ना, वो इतने टाइम झूठ बोल रहा है और ये चारों क्लियर दिए हुए हैं, डायरेक्ट ये प्रोबेबिलिटी आएगी ना, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए एंड बी डिफर इन सेम फैक्ट, यही लिखेंगे। और ब्रैकेट में भी यही कि अगर पर्सन ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, और अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोलेगा। मतलब आंसर में अगर ए सच बोल रहा है मतलब पी ए मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई, बी झूठ बोल रहा है तो बी अगर झूठ बोल रहा है तो पी बी डैश, ऐसे आएगा ना, ए मल्टीप्लाई बी डैश। और मतलब प्लस दूसरे के लिए अगर ए झूठ बोल रहा है तो पी ए डैश मल्टीप्लाई, अगर बी सच बोल रहा है तो पी बी, ऐसे आ गई ना ये कंडीशन। और इस कंडीशन के हिसाब से वैल्यू रख दें, सीधा मल्टीप्लाई प्लस, कोई इफ और देन की कंडीशन नहीं रखेंगे। पी ए तो पी ए की वैल्यू 0.90 मल्टीप्लाई पी बी डैश की वैल्यू 0.20, बराबर, प्लस यहाँ पे पी ए डैश तो ए डैश की वैल्यू 0.10 मल्टीप्लाई पी बी की वैल्यू 0.80। तो इनका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कितना 9 2 18, मतलब आंसर मिल जाएगा 0.18 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई 8 तो 1 8 8 आ जाएगा 0.08, है ना, 1 8 8 तो 0.08 रहेगा इनका मल्टीप्लाई, और फिर इनका प्लस 18 और 8 26, 0.26। भाई प्रोबेबिलिटी दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.26 रहेगी, बरोबर। समझ आ रहा है पॉइंट ये भी। तो ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से लिखो, कैसे लॉजिक में दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, इसे माइंड में रखना। तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें।
क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सिंपल, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से ये भी करना है हमें। अब जैसे 15 वाला क्वेश्चन है ना, उसमें दिया हुआ है ना कि इफ 3 इवेंट्स ए बी सी ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो इसमें क्लियर मेंशन है, आगे जो सम किया उसमें मेंशन नहीं था, इसमें क्लियर है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जहां ए बी सी की वैल्यू है 0.2, 0.3 एंड 0.5। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी अभी पहले भी फाइंड किया ना हमने, उसके लिए यही फार्मूला ना, मैंने फार्मूला यही लिखी पहले कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए बी सी का इंटरसेक्शन। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू दी गई है, इसमें भी पहले ये सब जो इंटरसेक्शन फाइंड करना है वो सब पहले ढूंढना पड़ेगा ना, और इन सब का इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, वैसे ही मल्टीप्लाई करके। इसमें तो क्लियर है ना कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा हमें। समझ आ रही है ना बात? तो यहाँ पर भी यूनियन ढूंढने के लिए पहले सबका ये इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। समझना, सीधी सी जो है वो वैल्यू, कोई प्रोबेबिलिटी कोई सेंटेंस नहीं लिखनी है, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लें। ए बी सी दिया हुआ है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी ढूंढे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब पी ए मल्टीप्लाई पी बी। तो पी ए उसकी वैल्यू 0.2, पी बी 0.3, तो 2 एंड 3 कितना हो जाएगा 0.06, 2 3 6, 0.06। देन पी बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें, तो पी बी मल्टीप्लाई पी सी, तो पी बी की वैल्यू 0.3 मल्टीप्लाई 0.5, तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.5, 5 3 जा 15, तो 0.15। फिर ए इंटरसेक्शन सी, उसकी वैल्यू पी ए मल्टीप्लाई पी सी, तो A में 0.2 मल्टीप्लाई C में 0.5, 5 2 जा 10, 0.10। और आखिरी में A B C का इंटरसेक्शन, तो तीनों का इंटरसेक्शन A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.5, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, मतलब 0.03। तीनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0.03। और ये जो आंसर हमें मिला, ये जो आंसर मिला, अब ये सब आंसर इस फॉर्मूला में रखे जाएंगे ना, सीधे फॉर्मूला में जो यूनियन फाइंड करना है पी ए, तो वो 0.2 प्लस पी बी 0.3 प्लस पी सी 0.5 माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 0.06 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 0.15, ए इंटरसेक्शन सी 0.10 और प्लस ए बी सी का इंटरसेक्शन 0.03। और सबका आंसर, सबका सीधा प्लस माइनस ही करना है ना, जो सबका प्लस माइनस कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 0.72, 0.72 ये सीधा आंसर। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ना? तो इसे भी अच्छी तरह से लिख लो। तो आज जैसे हमने ये एक्सरसाइज देखी ना, ये आखिरी क्वेश्चंस देखे, तो अब इनके बाद जो एक्सरसाइज है, जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। ओके, थैंक यू।